एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आज हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का, और ये स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाय रेजोनेंस एनर्जी मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग देख लें कि रेजोनेंस क्या होती है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं। सो रेजोनेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग स्कीम्स ऑफ अ कंपाउंड। पेयरिंग स्कीम्स का क्या मतलब होता है? पेयरिंग स्कीम्स मीन कितने डिफरेंट तरीक़ों से हम किसी भी कंपाउंड को शो कर सकते हैं, उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स बना सकते हैं या उसके अंदर पाई बॉन्ड्स के अरेंजमेंट को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम फाइव डिफरेंट तरीक़ों से 3 पाई बॉन्ड्स को शो करवा सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये मूव कर जाएंगे, एक एक पोजीशन शिफ्ट कर जाएंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सो सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी। थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हम अज्यूम करते हैं 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे और तीसरा पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान में बन रहा है। फोर्थ स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स और थर्ड पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान में है। इसी तरह फिफ्थ स्ट्रक्चर है, इन 2 कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड्स और दूसरे 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ मौजूद हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 आर कॉल्ड एज कैक्यूल स्ट्रक्चर। 3, 4th and 5th स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज डेवर्ट स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस का उसूल ये होता है कि जितनी ज़्यादा पॉसिबल पेयरिंग स्कीम्स बनेंगी कंपाउंड की, उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो मोर द नंबर ऑफ पेयरिंग स्कीम्स और यू कैन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। सो हम लिखते हैं कि हायर नंबर ऑफ पेयरिंग स्कीम्स, जितने ज़्यादा पेयरिंग स्कीम्स होंगी, इट मीन मोर चांसेस ऑफ रेजोनेंस इज देयर एंड हेंस मोर स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। सो बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या पेयरिंग स्कीम बनाने का एक ही मकसद होता है ताकि हम कंपाउंड को क्या शो करवाएं, के कंपाउंड की स्टेबिलिटी शो हो सके। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब हम स्ट्रक्चर नंबर 3, 4 और 5 को देखते हैं तो इनमें 2 पॉइंट्स स्टेबिलिटी को कम करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में जो बॉन्ड बने हैं, 1 और 4 के दरमियान में ये जो पाई बॉन्ड बने हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ बाकी पाई बॉन्ड्स की निस्बत ज़्यादा है। तो आपको पता है जितनी बॉन्ड्स की लेंथ ज़्यादा होती जाती है उतनी बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी कम होती जाती है, या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड वीक होता जाता है, उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा। सो कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा। इसी तरह इसमें भी इन 2 कार्बन्स का ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंपाउंड में इस बॉन्ड को वीक बना रही हैं। सो दैट्स हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ इसका पॉइंट कम हो जाता है, ये स्टेबिलिटी में इतना अच्छा फैक्टर नहीं दे रहा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे तो आप देखें कि ये बॉन्ड्स जो हैं ये अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो ये डीलोकलाइज होते हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से इनके ऊपर अटैक करना किसी भी दूसरे कंपाउंड के लिए मुश्किल हो रहा है। सो हम इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा स्टेबल पॉइंट कंसीडर करते हैं। जबकि यहाँ पे देखें ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कहीं पे भी रोटेट नहीं होगा, ये कहीं डीलोकलाइज नहीं होगा, परमानेंट बॉन्ड रहेगा, ये और ये भी अपनी जगह पे परमानेंट रहेंगे। सो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिक्रीज़ कर जाएगी। सो स्टेबिलिटी को कम करने वाले 2 फैक्टर्स यहाँ इन डिवर्स स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम है। सेकंड, पाई बॉन्ड्स आर नॉट अल्टरनेट पोजीशन। सो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे ना होने की वजह से डीलोकलाइज भी नहीं हो रहे हैं। सो इन 5 स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम बेंजीन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेंजीन का सम अप स्ट्रक्चर है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स और दरमियान में पाई बॉन्ड्स शिफ्ट हो रहे हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसको हम यूँ भी शो करते हैं। सो इस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कंट्रीब्यूट करने के लिए कैक्यूल स्ट्रक्चर 80% पार्टिसिपेट करता है और डेवर्ट स्ट्रक्चर्स जस्ट 20% कंट्रीब्यूट करता है। बिकॉज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। इसी रेजोनेंस की वजह से कार्बन की
बाकी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अल्केन्स में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है। अल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रम हो जाती है। डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, सो कार्बन आपस में क्लोज आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जबकि बेंजीन में इसी रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ 1.397 विच इज़ आलमोस्ट इक्वल टू 1.4 एंगस्ट्रम बन जाती है। ये अल्कीन से ज़्यादा है और अल्केन से कम है। हालांकि आप देखते हैं कि बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड अल्केन्स की तरह बिहेव करते हैं, डबल बॉन्ड्स अल्कीन्स की तरह बिहेव करते हैं। सो बेंजीन का टोटल बिहेवियर, सम अप बिहेवियर जो है वो अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान जैसा है, ना टोटली अल्केन्स जैसा है ना टोटली अल्कीन्स जैसा है। दैट्स वाई ये अल्केन्स की तरह सैचुरेटेड रिएक्शन भी शो करते हैं, दैट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कीन्स अनसैचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन शो करता है, जबकि बेंजीन दोनों रिएक्शन शो करता है। इट बिहेव जस्ट इन मिडल of alkanes and alkenes and give both reaction of substitution and addition, and it is proved by its carbon to carbon bond length. ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ मिड में क्यों आती है, एक जैसी क्यों नहीं आती? ऑल क्रेडिट गोज टू रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इज़ द मेन फैक्टर। सो हमने आज क्या टॉपिक कवर करना है? स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाय रेजोनेंस एनर्जी मेथड। रेजोनेंस तो आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी को समझने के लिए आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड में जब आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है, रिलीज़ हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज़ निकल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज़ -119.5 किलो जूल पर मोल। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन for cyclohexene. Is it clear? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? जब आप एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। इट्स मीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। सो एक और कंपाउंड हम देख लेते हैं जिसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 ऐड होंगे, सेम कैटलिस्ट, दोनों मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो दोनों पाई बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, सेम साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं डबल, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं -119.5 का डबल होगी, दैट इज़ इक्वल्स टू -239 किलो जूल पर मोल। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं पेपर पे, थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल है। लेकिन एक्चुअली जब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया गया तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये है हाइपोथेटिकल या कैलकुलेटेड। और एक्चुअल कितनी आई है 231 किलो जूल पर मोल। इन दोनों का डिफरेंस ये शो करता है कि एक्चुअली ये वाला कंपाउंड हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज़ की है। सो माइनस का साइन यहाँ पे फॉर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी शो करेंगे। नेक्स्ट हम एक ऐसे कंपाउंड को देखते हैं जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स होंगे तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल हो जाएगी एंड
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ट्रिपल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है जिसमें 3 जगह पे पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, एक कार्बन नंबर 1, एक कार्बन नंबर 3 और एक कार्बन नंबर 5। सो 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन कहते हैं इसको। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ड्यू टू 3 पाई बॉन्ड्स, तो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाज 119.5 into 3 times, that is 358.5 किलोजूल पर मोल हीट रिलीज्ड। बट एक्चुअली ये ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई, 208 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज़ रिलीज्ड। डिफरेंस के लिए हम जस्ट एनर्जी की वैल्यू लिख रहे हैं, उनके साथ साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे तो हमने शो करवाया था कि ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है। यहाँ शो नहीं करवाना कि ये रिलीज़ हुई है, हमने इन दोनों का जस्ट डिफरेंस निकालना है एंड दैट डिफरेंस इज़ 150.5 किलोजूल पर मोल। अब मेन बात ये आती है कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे तो उस टाइम हमने कंपाउंड की ऑल्टरनेट पोजीशन माइंड में रखी थी, बट उनकी रेजोनेंस या डीलोकेशन माइंड में नहीं रखी थी। उस टाइम हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारा कंपाउंड जो है वो 3 पाई बॉन्ड्स रखता है। हमें उस टाइम पे डीलोकलाइजेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं था, हमें सिर्फ ये देखना था कि ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, इन पाई बॉन्ड्स ने डीलोकलाइज हुए, ऑल्टरनेट की जगह अपनी जगह शिफ्ट की, रेजोनेंस हुई, जिसकी वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई। और वो स्टेबल कंपाउंड की एनर्जी हमेशा कम होती है। जो जितना अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। सो लेस वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज़ करेगा। इसको एक और पॉइंट से भी समझ लें। अब ये 2 कंपाउंड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये भी है और 6 कार्बन ये कंपाउंड भी है। इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं। इसके 3 पाई बॉन्ड्स अपनी जगह परमानेंट होते हैं, शिफ्ट नहीं करते, डीलोकलाइज नहीं होते। जबकि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड डीलोकेट करते हैं और एक और आइसोमर बना देते हैं इस तरह का। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये आपका एक कंपाउंड है और ये आपका दूसरा कंपाउंड है। इन दोनों को हमने एक ही कंसीडर किया, यूँ अपनी जगह चेंज करते रहते हैं हर वक्त, इसलिए तो ये कम स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है डीलोकेशन या रेजोनेंस की वजह से। यहाँ डीलोकेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड्स आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड नंबर 1 इज़ लेस एंड कंपाउंड नंबर 2 इज़ मोर। एनर्जी लेवल अगर आप देखें कि इसमें कितनी एनर्जी है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है बिकॉज़ ये कम स्टेबल है, और ये वाला कंपाउंड चूँकि ज़्यादा स्टेबल है इस वजह से इट इज़ हैविंग लो एनर्जी। सो अगर हम एनर्जी चार्ट बनाते हैं इन दोनों कंपाउंड्स के लिए तो वो कुछ इस तरह बनेगा। ये देखें, इस तरफ एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है, ये कंपाउंड 1 है, इसकी एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, और ये आपका कंपाउंड नंबर 2 है, ये कम एनर्जी पे लाई कर रहा है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है ड्यू टू दिस रेजोनेंस। और रेजोनेंस हमें कैसे पता चली, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बैक आते हैं हम अपने इस कंपाउंड पे जिसकी हमने 3 वैल्यूज़ काउंट की थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, जब 1 पाई बॉन्ड था, फिर जब 2 पाई बॉन्ड थे, एंड लास्ट में जब 3 पाई बॉन्ड थे। तो हमने 3 डिफरेंट कंपाउंड्स देखे थे। अब इन 3 कंपाउंड्स के लिए इसी तरह एनर्जी का ग्राफ देख लेते हैं। तो ये 3 कंपाउंड्स आ जाते हैं। पहला कंपाउंड जिसमें सिंगल एक ही पाई बॉन्ड था और उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ की -119.5 जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया गया और ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। दूसरे कंपाउंड की एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए और ये साइक्लोहेक्सेन बना। अब जो तीसरा कंपाउंड था उसमें 3 पाई बॉन्ड्स थे और उसने ट्रिपल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करनी थी अगर रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड
ना होती तो। बट तीसरा कंपाउंड हमारा कौन सा है? बेंजीन है, जिसमें रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स है। इस वजह से इसने इससे कम एनर्जी रिलीज़ की है, दैट इज़ जस्ट -208 किलो जूल पर मोल। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगी? द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्चुअली रिलीज एंड दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर। ये हमने कैक्यूल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो कैलकुलेट की है वो, और ये एक्चुअल एनर्जी का जितना डिफरेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। सो आई होप सो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाय रेजोनेंस एनर्जी मेथड आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताएं।